वो लाइन मुझे अभी तक याद है। आपने बताया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो कुर्सी के लिए आप लायक नहीं हो। मतलब आपकी, हम्म। मतलब आपकी वो चेयर नहीं है। आपको हम्म। चेयर बनानी पड़ेगी पहले, कि उसके लिए आप लायक बनो, फिर आपको मिलेंगी चेयर। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं दीप। दीप अभी हाल ही में आरआरबी क्लर्क के तौर पे सेलेक्ट हुए हैं। तो आज के इस टॉपर स्टॉक के सेशन में हम बात करेंगे दीप से और उनसे जानेंगे उनकी स्ट्रेटजीज़ कि उन्होंने क्या स्ट्रेटजी लगाई, कैसे एग्ज़ाम को क्रैक किया, कितना समय लगा, और बीच में जो एक फेज़ आता है सभी बच्चों के मन में कि डाउट होने लगे, सेल्फ डाउट, तो उन सब चीज़ों को कैसे डील किया दीप ने। तो पूरा आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत सारे अच्छे इनपुट मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। तो दीप, कैसा लग रहा है सेलेक्ट होकर के? सर एकदम, मतलब एक तो बात वो कह सकते हैं कि थोड़ा जो टेंशन होता है माइंड में वो चला गया। और हम्म। अभी बस अब SBI पीओ, IBPS पीओ को टारगेट करेंगे। तो अभी एक मेंटली रिलीफ हो गया कि चलो एक में तो सिलेक्शन हो गया। घर वाले खुश हैं? घर वाले तो मुझसे भी ज्यादा खुश है सर। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब घर में कोई ऐसे तैयारी कर रहा और उसकी मेहनत सफल होती है तो पूरा परिवार ही ऐसे जश्न मनाता है जैसे सबकी मेहनत सफल हुई हो। हाँ सर। चलिए, तो दीप मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा पहले अपने बारे में बताएं कि आप ने ग्रेजुएशन में क्या किया, पढ़ाई कब से स्टार्ट किया, फिर प्रिपरेशन में कब आए और कितना समय आपको लगा, और कौन सी बैंक में आप सेलेक्ट हुए हैं, सारी चीज़ें। सर मेरा नाम दीप मेहता है। मैंने BSc फिजिक्स के साथ किए, उसके बाद मैंने B.Ed भी किया। और अभी मेरा PG चल रहा है, MSc चल रहा है सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी में। और अभी जो RRB क्लर्क की इस साल जो वैकेंसी आई थी गुजरात में, दो RRB है। BOB की एक RRB है, बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। और SBI की एक RRB है, सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक। मेरा सिलेक्शन सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक में हुआ है सर। ओके, तो दीप आपने कब से प्रिपरेशन अपनी शुरू करी बैंकिंग की? सर मुझे याद है, मैं पहले है ना, वो हमारे यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्जाम होती है उसकी तैयारी करता था। मतलब ये कोरोना आया तो पता चला कि स्टेट गवर्नमेंट ने तो हाथ ऊपर कर दिए, हाथ खड़े कर दिए कि हम अभी एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा सकते। बाद में मैंने थोड़ा सर्च किया सर कि कौन सी बॉडी ऐसी है जो मतलब कोरोना में भी एग्जाम लेंगी, कि एग्जाम आएंगे वो मतलब वो श्योर कर दे, तो हमें प्रिपरेशन करने में ज्यादा मजा आता है। तब पता चला कि बैंक में वैकेंसियां ज्यादा आती है, ऊपर से एग्जाम भी जल्दी होते हैं, रिजल्ट भी जल्दी आते हैं। तो मैंने सर, मुझे डेट भी याद है। मैंने है ना RRB, लास्ट वाली जो RRB गई थी, ये इस साल की नहीं, पिछले साल की, उसकी उसका मैंने फॉर्म फिलअप किया था। मेरा पहला पेपर RRB PO का था। और मैंने उसके लिए अप्लाई किया था 2 जुलाई को, 2 जुलाई 2020। 2020? हाँ, 2020। अच्छा, तो सिलेक्शन आपका हुआ तो फेयरली काफ़ी कम समय लगा, देखा जाए अगर ऐसा तो। मेरा सर मतलब तीसरा मेंस निकल गया था, पहले दो मेंस मैंने बिगाड़ दिए। और अच्छा। उसमें से मतलब एक तो मेरी ही गलती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा मान लेता सबकी सलाह तो अभी RRB क्लर्क में हुआ, उससे मतलब क्लर्क की जगह PO आ जाता। क्या वो गलती थी? गलती वो थी सर, मेरे मतलब जो फ्रेंड्स है वो भी बता रहे थे कि हिंदी मत करो, आपने भी बोला था हिंदी मत करो, फिर भी मैंने क्या किया, हिंदी लिया। ये मेरी गलती थी सर। और क्लर्क ओके। में ये गलती नहीं की, क्लर्क में गलती नहीं की तो सिलेक्शन हुआ आपका। तो सिलेक्शन हो गया। और उसमें भी मतलब 4 मार्क्स से रह गया था। बाकी सारी जगह पे मतलब स्कोर, बाकी सब सब्जेक्ट में स्कोर अच्छे थे। तो हिंदी केवल तो अगर देखा जाए ऊपर से कि हम लोग मतलब हिंदी भाषी हैं, तो हिंदी ऊपर से देख करके लगता है काफ़ी आसान है, लेकिन जब वो ग्रामर पोर्शन उसका पकड़ते हैं तो वो भी कभी कभी वो इंग्लिश से भी ज़्यादा टफ हो जाता है, टफ क्योंकि हो इंग्लिश तो जाता है तब सर। भी हम इस्तेमाल करते हैं बड़ा डे टू डे सेंस में, लेकिन हिंदी उतना शुद्ध इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है। हाँ सर, और मतलब एक कोई भी मॉक भी ऐसा नहीं मिलता कि जो एग्जाम में आ रहा है उसके अप्रोप्रिएट आए। मतलब मॉक में आप दोगे तो मतलब मार्क्स हाई ही आएंगे, आपको भी लगेगा कि इंग्लिश से अच्छा तो हिंदी है, हिंदी ऑप्ट कर ले। पर ऐसा नहीं है, एग्जाम में बहुत नेक्स्ट लेवल का आता है।
ओके ओके। तो चलिए दीप, हमारा ये इंटरव्यू डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में होगा। तो हम सबसे पहले टू द पॉइंट बात करते हैं आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड, और हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि आपने हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करी और उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज आपने फॉलो किए और आपने प्रैक्टिस कहाँ से करी, वो सारी चीज़ें। तो हम स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम करंट अफेयर के साथ, कि करंट अफेयर बैंकिंग अवेयरनेस का जो सेक्शन है ये पूरा। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप इस सेक्शन में कितना पहले कॉन्फिडेंट थे। मतलब सर मैंने पहले पहले तो मतलब इस साल ही मतलब सारे एग्जाम मेरे प्री निकलना शुरू शुरू हुए। उसके बाद मैंने करंट अफेयर पढ़ना शुरू किया। अभी मतलब इस साल का तो ऐसा था कि एक दो महीना मैंने साथ में पढ़ लिया था। तो तो आपने करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा, उसमें सर मैंने करंट अफेयर्स के लिए सोर्सेज क्या फॉलो किए। अफेयर्स क्लाउड की पॉकेट पीडीएफ आती है ना, मैं हम्म। उसमें से कर रहा था। और जो स्टडी आईक्यू के मतलब जो टॉप 300 एमसीक्यूज होते हैं उसमें से रिवीजन कर लेता था। ओके ओके। और फाइनेंशियल बैंकिंग अवेयरनेस ये सारी चीज़ें। वो सर मैंने मतलब आपने जो बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स मतलब जो बोलते हैं ना कि एकदम इजी लैंग्वेज में सिखाया, कि अगर आप सीखो तो दूसरे लोगों को सिखा भी सको, एटलीस्ट मतलब सब चीज का आइडिया हो जाता है। तो वो मतलब करंट अफेयर के साथ लिंक करके ज्यादा जल्दी से समझ में आ जाता है। ओके। और इंग्लिश के लिए आपने क्या किया। इंग्लिश तो सर मेरे लिए नाइटमेयर ही था। मैंने ओके। आपसे कई बार पूछा भी था, मेरे जो बैचमेंट है आशीष भाई, लीजा, दीप भैया, वो सबको पूछा था। मतलब सबने वही बोला कि आशीष, आप जो अभी जिनका भी इंटरव्यू गया है उनकी बात कर रहे हैं, मैं हाँ बाकी बच्चों को बता दूँ। हाँ वही आप सबने देख ही लिया होगा वो इंटरव्यू, हमारे पीओ साहब। तो सर वो सब बोल रहे थे कि मतलब निमिषा मैम की क्लास कीजिए। और उससे भी बेटर बात मुझे वो लगी कि रीडिंग स्किल अपनी डेवलप कीजिए। मतलब कोई भी आर्टिकल हो वो पढ़े आप, या फिर मतलब अगर आपको इंटरेस्ट है कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप पहले स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़िए, बाद में इकोनॉमी वाला पढ़ो। मतलब इससे आप धीमे धीमे धीरे धीरे अपनी रीडिंग स्किल डेवलप कर लोगे। और आरसी, पैरा जंबल, जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो सब में काम आता है सर। मैंने तो सिर्फ रीडिंग ही की थी। कौन सा न्यूज़पेपर आप फॉलो कर रहे थे रीडिंग करने के लिए। सर पहले तो मैं हिंदू पढ़ता था, उसके बाद मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। तो वोकैब भी आपने पैरेलली ही उसी रीडिंग के साथ साथ ही तैयार करी होगी। हाँ सर मतलब जो वोकैब। जो शब्द का मतलब नहीं मुझे पता था उसको मैं मतलब नोट कर लेता था, या फिर एक मैंने ऐसी बुक बनाई थी उसमें मैं सब लिख लेता था। तो रिवीजन कैसे करते थे उसका, जैसे एक बार आपने पढ़ लिया फिर उसके बाद फिर उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन के लिए आप क्या करते थे उस पूरी वोकैब का। रिवीजन के लिए सर मैं 15-15 दिन में मतलब पहली तो बात ये है कि न्यूज़पेपर में ज्यादातर वर्ड तो मतलब रिपीट ही होते हैं। तो कभी कभी ऐसे कोई शब्द का मतलब नहीं पता होता है, तो वो मतलब पहले अगर हमने चेक किया होता है तो वो वही शब्द आता है तो हमें याद आता है कि ये वाला हमने पिछली बार सर्च किया था या फिर इसका ट्रांसलेशन देखा था। तो अभी मतलब दूसरी बार अगर वो शब्द आता है तो डायरेक्ट पता चल जाता है। बाकी मैं सर 15-15 दिन पे वो एक बार मतलब रीड कर लेता था। अच्छा। तो ये आपका जो रिवीजन था इसने आपको काफ़ी हेल्प किया होगा आगे निकलने में। हाँ सर। तो दीप, जब इंग्लिश आपने थोड़ा सुधारी और इससे आपको हेल्प मिला होगा, जाहिर सी बात है, तो रीडिंग जब आपने सुधारी होगी तो ये आपको जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प किया होगा, साथ ही साथ में जब आप पज़ल वगैरह करते होंगे तो उसमें भी काफ़ी हेल्प किया होगा आपको, बड़े हाँ लेंथ सर के मतलब पैराग्राफ्स वगैरह रीड पजल करना में भी थोड़ा। पैराग्राफ में पढ़ने में भी सर मजा ज्यादा आता था। मतलब जल्दी से आप जो कहना चाहते हो वो आप समझ जाते हो। ये जो मतलब मिनिमम 2% ही होते हैं ऐसा सब जो कंडीशन होती है ये सब आपको डायरेक्ट पता चल जाती थी। मतलब अगर आप जितना जल्दी पजल को पढ़ोगे उतनी जल्दी आप सोल्व करोगे, सीधी बात है सर। मतलब उसमें भी हेल्प ओके। हुआ। तो क्वांट सेक्शन के लिए क्या आपने किया। सर क्वांट के लिए मैं आशीष सर को फॉलो करता था।
उनका जो मतलब जो अभ्यास करके वो मैगजीन देते थे, वो मैगजीन में सोल्व करता था, उनसे डीआई बनाता था। और बाकी सर की स्पेशल क्लास देखता था, आपकी यूट्यूब की स्पेशल क्लास देखता था। और जो मतलब मैं कोई भी क्लास मिस करता था तो वो मैं रिकॉर्डेड तो रिकॉर्डेड देख लेता था सर। हम्म। और क्वांट के लिए प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक फॉलो करी आपने? प्रैक्टिस के लिए सर जो एस बुक है हम्म। उससे मैंने क्वांट किया था। मतलब और वो क्वांटम केट है, उसमें लेवल वाइज होता है। मतलब डायरेक्ट हम अगर हाई लेवल पे चले जाए, लेवल 3 पे चले जाए तो वो मतलब थोड़ा हो जाता है, बन जाता है। पर अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तभी हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं पे लैग कर रहे हैं, इतना ज्यादा समय क्यों लग रहा है, ऐसा मतलब होता है। तो एक एक लेवल वाइज करोगे, मतलब पहले लेवल 1 कीजिए, लेवल 2 कीजिए, तो मतलब कॉन्फिडेंस भी बनता है और जो टाइम है हमारा सोल्व करने का वो भी कम होता है। ओके। और रीजनिंग के लिए? रीजनिंग के लिए सर, नमस्कार। आपने ही सर मतलब मस्त आपने पढ़ाया। और मैंने और कोई सोर्स नहीं फॉलो किए सर। और मैंने और मतलब एक एक चीज मैंने नोटिस की सर, कि कोई भी मैंने मॉक दिया, मैंने ढेर सारे मॉक दिए, कोई भी साइट के, ओलीवुड या ओलीवुड हो, ग्रेडअप हो, अड्डा हो, टेक्स्ट बुक हो, कोई भी, उसमें सर पजल में मुझे डर नहीं लगा। पर आपकी क्लास में कोई भी पजल आती है ना, तो एक बार तो ऐसा लगता ही है कि भाई ये बनेगी या नहीं बनेगी। मतलब एक मतलब आपका जो ट्विस्ट वाला पॉइंट होता है ना, वो मुझे हर बार डराता ही है कि आपकी पजल फ्री की भी हो ना, तभी मुझे थोड़ा तो वो होता ही है कि ये फंसे नहीं तो अच्छा है, बननी चाहिए। और प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे थे दीप रीजनिंग के लिए? प्रैक्टिस सर मैं तो पहले रेगुलर मॉक देता था, मतलब एक मॉक तो मैं डेली दे ही देता था, कहीं से भी टाइम निकाल के एक मॉक क्या तो देने की बच्चों को देनी। पता है कि आप मॉक देने के लिए बहुत फेमस थे सर वो ग्रुप में? बात तो आपको और मुझे ही पता है, और हमारे ग्रुप के बच्चों को पता है। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मॉक में जब नहीं देता था ना, तभी मुझे ऐसा लगता था आज कुछ किया ही नहीं, तो मैं एक मॉक तो सर कंटिन्यू बेस पे देता ही था। और बाकी प्रैक्टिस सर आपके जो स्पेशल क्लास पहले होती थी उसमें से, यूट्यूब क्लास। क्योंकि सर इसमें ऐसा है कि दो, देखो सिलोक्स का ही हम एग्जांपल ले, तो बाकी सब मॉक में भी देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेटमेंट हो गए, 2 कंक्लूजन हो गए। और आपका जो मतलब सिलोक्स रहता है एकदम नेक्स्ट लेवल, कभी कभी आप 4-5 स्टेटमेंट दे देते हो और उसमें भी इतना घुमाते हो कि हम पूरी दुनिया घूम जाते हैं। तो उसका मतलब कितना लाभ मिलता था आप लोगों को एग्ज़ाम में? सर उसका लाभ मतलब अभी देखो, जब आपकी क्लास चल रही थी उस उस टाइम आप मतलब 30-40 सेकंड हमें देते थे, और 40 सेकंड में हम उतना मतलब 5 स्टेटमेंट वाला भी बना देते थे। और एग्जाम में आता क्या है, 2 या 3 स्टेटमेंट, 2 कंक्लूजन, एकदम इजीली 10-12 सेकंड में टिक करके आगे, टिक करके आगे। और उसमें भी सर एक्यूरेसी, उसमें भी एक्यूरेसी हाई ही रहती थी। मतलब कभी कभार शायद आइदर और ना दिखे, मतलब ऐसा होता नहीं था एग्जाम में। ये तो सिर्फ कभी कभी मॉक में ऐसा हो जाता था कि आइदर और नहीं दिख रहा है, मतलब होता है, हम पहचान वो नहीं कभी पाए कभी तो उसे, होता ही है। कभी कभी भूल जाते हैं। तो दीप, आपने जो चारों आपने सेक्शंस बताए, तो इसी के साथ मैं मॉक वाली चर्चा भी कर लेता हूँ कि मॉक देने का आपका जो रूटीन था प्रीलिम्स से पहले कैसा होता था, और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आप कैसे फॉलो करते थे? प्रीलिम्स के लिए सर मैं मतलब हर हर दिन मॉक देता था। कितने दिन पहले से आप मॉक देने लगते थे? एग्जाम के मतलब एक एक महीने पहले से तो मैं मॉक शुरू कर देता था सर। ओके। तो आप डेली कम से कम एक मॉक तो देते ही थे? हाँ, एक मॉक तो मैं उसे देता ही पूरा फिर एनालाइज करते थे अगर कुछ था। फंसता था क्वेश्चन तो? मतलब सर प्रैक्टिस मतलब इतनी हो गई थी ना कि मतलब पीओ में थोड़ा बहुत रह जाता था, बाकी क्लरिकल का देते तो 85 प्लस, तो मतलब अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ते ही जाते थे, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता था एनालिसिस करने में। पीओ में थोड़ा लगता है क्योंकि और उसमें मेंस वाले क्वांट के छूटता लिए है। क्या करते थे आप मॉक के लिए? मेंस के लिए सर 2 दिन पे एक मॉक, एक दिन मॉक देने का और एनालाइज करने का पूरा ओके। पूरा उसे जो जो कौन स्किप कौन से किया वो मॉक दिए हैं करने का। आपने?
मैंने सर हॉलीवुड में ज्यादा देता था, क्योंकि उनका लेवल मुझे अच्छा लगा बाकी के कंपैरेटिव में। और मतलब कंटेंट भी बढ़िया। और चलिए। अड्डा में देता था सर। तो ये तो आपका मॉक्स का शेड्यूल रहा। तो दिन भर में दीप कितना पढ़ते थे आप? पीजी भी कर रहे थे उस समय, मुझे याद है, अभी भी कर ही रहे हो आप। अभी नहीं अभी शुरू आपका हुआ। आखिरी चल रहा है, बस कंप्लीट ही हो जाएगा। तो पीजी करते थे, रेगुलर आपकी क्लासेस भी हुआ करती थी, कोविड में फिर ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, तो कितना समय मिलता था पढ़ने का आपको बैंक के लिए? बैंक के लिए सर मतलब पीजी भी मेरा अभी ऑनलाइन ही था, तो उसमें थोड़ा थोड़ा मैं चला लेता था। पर प्राइमरी टारगेट सर यही था, तो इस तो पे ज्यादा कितना मैंने समय फोकस पढ़ते थे? किया। समय तो सर ऐसे देखा जाए तो 6-7 घंटे तो मिनिमम हो ही जाता था सर। और इसमें मैंने मॉक का काउंट नहीं किया। अच्छा मतलब अच्छा। इतना तो हो ही जाता था। अपनी सेल्फ प्रैक्टिस और ऑनलाइन सेल्फ क्लासेस प्रैक्टिस, और ऑनलाइन क्लासेस, वो सब और मिला के 6-7 घंटे तो हो जाते थे। ओके ओके। तो दीप, जरा ये समझाने का प्रयास करिए आप कि जब आपने एग्ज़ाम की शुरुआत करी थी, तैयारी की 2020 जुलाई से, उस समय जो आपका लेवल था और जो आपकी प्रिपरेशन वाली जो एक माइंडसेट होता है, उस समय कैसा था, और बाद में चल कर के अगर उसमें कुछ बदलाव आया तो क्या बदलाव आया? एक तो सर पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब रीजनिंग ज्यादा क्या, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी मैंने इस तरह का रीजनिंग नहीं पढ़ा। उसमें जो होता था कैलेंडर वाला, फिर क्लॉक वाला, कि पानी में घड़ी कैसी दिखेगी, और ये सब मुझे आता था। मुझे लगा यही आएगा। पर मैंने जो फ्री की मुक सब जगह अवेलेबल होती है, पहली पहली मुक मैंने वो दिया। तब पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ये पजल आती है, वो पजल बनानी पड़ती है, तभी मार्क्स मिलेंगे। तभी सर मुझे पजल में थोड़ा लग रहा था कि ये फंसेगी। फिर सर मतलब यूट्यूब में मैंने ढेर सारे सर्च किए, और धीमे धीमे करके उसमें आ गया सर, ग्रिप आ गया। और पजल के लिए तो सर सिर्फ प्रैक्टिस, और एक बार आप कंसेप्ट सीख लो हम्म। तो हो जाता है सर। तो कितना समय लगा आपको, मतलब टोटली, कि आपको ऐसा फील होने लगा कि नाउ यू आर रेडी एंड द ओनली थिंग इज़ प्रैक्टिस, कि आप कितने अब जितना करोगे अब उसी पे डिपेंड रहेगा, उसमें कितना समय लगा वो एकदम सर जीरो मैंने, से हीरो बनने में? अच्छा मैंने सर जो 2020 का आरआरबी और वो दिया था ना, उसमें भी गुजरात में तो वैकेंसी विड्रॉल हो चुकी थी। तो उसमें भी प्री नहीं निकला था तभी, है ना। आपका मुझे याद है, आपका बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स चल रहा था अनअकैडमी पे। आपने ना एक लाइन बोली थी, वो लाइन मुझे अभी तक याद है। आपने बताया था कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो वो कुर्सी के लिए आप लायक नहीं हो। मतलब आपकी वो चेयर नहीं है। आपको चेयर बनानी पड़ेगी पहले, कि उसके लिए आप लायक बनो, फिर आपको मिलेंगी चेयर। हाँ। ये सर ये लाइन अभी भी मैंने, वो है ना, अभी मेरे जो वो सेव वीडियो होते हैं ना, मैंने उसमें वो वीडियो रखा है, वो क्लास मैंने सेव करके रखी है। अच्छा। और मतलब बाद में सर अगर ऐसे देखा जाए तो जो एसबीआई क्लर्क आया था इस बार, उसकी जो प्रिपरेशन की ना सर, उसका बहुत बेनिफिट मिला। मतलब टाइम बताओ दीप। टाइम सर 6-7 महीने लग गए थे, कि छह छः सात महीने सात में मुझे महीने में ऐसा लगा आपने था कि मैं कॉन्टिन्यूस सरवाइव प्रिपरेशन, कर। हाँ, मतलब गैप नहीं छोड़ा था मैंने सर, कंसिस्टेंसी पूरी बरकरार रहे, पूरी तो बरकरार। 6-7 मंथ में आप एकदम प्रिपेयर हो गए थे। हाँ सर। फिर आपने प्रैक्टिस प्रैक्टिस खूब करी और उसी का रिज़ल्ट आपको मिला। तो हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, दीप भी बता रहे हैं कि मतलब ये जो समय है, मैं सभी बच्चों को ये भी बता दूं कि देखिए, प्रिपेयर करने का जो समय होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करिए, कंसिस्टेंसी ब्रेक करके करिए, तो आप 5 साल में सिलेक्शन ले लेंगे, हो सकता है। लेकिन अगर मेहनत करिए कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपनी पढ़ाई में, तो वो सिलेक्शन का समय आप बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। वो पढ़ाई में आपको फिर वो फ़र्क दिखने लगेगा, और वो जो रिदम आपकी बनती है पढ़ाई के साथ साथ, वो बहुत आपको काम आती है। हाँ दीप, तो मैं कह रहा था कि नोटिफिकेशन का वेट कितना करते थे तुम अपनी प्रिपरेशन के लिए? सर मैं करता ही नहीं था। नहीं करते थे? मैं नहीं करता था, क्योंकि पता है कि एग्जाम होने वाला है, हमें तैयार रहना है। पढ़ना पहले भी है, बाद में भी है, तो अभी पढ़ेंगे
तो दूसरे जो पब्लिक है जो नोटिफिकेशन का मतलब वेट करते हैं उससे तो कम से कम हम आगे ही रहेंगे। हम्म। सर ये माइंडसेट था। और एक और बात सर, मेरा है ना पीजी का पहला सेमेस्टर था ना, तभी मैंने 20 दिन कुछ नहीं किया था। हम्म। तो वो 20 दिन का मैंने जो असर देखा ना मेरा, मतलब क्वांट में देखो, रीजनिंग में देखो, इंग्लिश में देखो, वो 20 दिन मैंने कुछ नहीं किया था ना, तो उसका मतलब मुझे जो रिजल्ट मिला ना, तब पता चल गया कि भाई तैयारी तो है ना एकदम मतलब रेगुलर बेसिस पे ही करनी हम्म। पड़ेगी। अगर ब्रेक लेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। चलिए, तो दीप अभी आगे क्या विचार है? अब सर आगे एसबीआई पीओ। एस बी आई पी ओ को टारगेट कर रखा है आपने? हाँ सर। ओके। तो मेरी तरफ से तो अग्रिम बधाई है आपको कि आप एस बी आई पी ओ में सेलेक्ट हो, फिर से आपका एक इंटरव्यू लाऊं मैं। पक्का। तो थैंक यू सर। हाँ, तैयारी में आप लगे रहिए। तो दीप हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा हम माइंड सेट की, और उसका जो फेज़ आपने देखा होगा और उससे आप कैसे निकले, कैसे सामना करें, उसकी बात करते हैं। तो ये तो मैं सभी बच्चों से कहता हूँ, सभी लोग इसको रिलेट भी कर सकते हैं कि जिस दिन से आप ठान लेते हैं कि आपको प्रिपरेशन करनी है गवर्नमेंट जॉब की, तो आपसे उम्मीदें आपके घर वालों की लग जाती हैं। और फिर वो जो उम्मीदें होती हैं वो हर एक रिज़ल्ट के साथ बढ़ भी जाती हैं और कम भी होती रहती हैं, वो रिज़ल्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और कई बार जब आप एक दो एग्ज़ाम आपके नहीं निकल पाते हैं तो आपको सेल्फ डाउट भी होने लगता है कि क्या आप सही लाइन में हो या फिर कुछ और करना चाहिए। और घर वालों, हो सकता है घर वाले बोले ना सामने से, लेकिन आपको वो उनकी जो नीड है वो फील होती है। तो आपके साथ ऐसा हुआ दीप? अगर हुआ तो आपने उसका कैसे सामना किया? मतलब सर ऐसा मतलब हुआ नहीं, क्योंकि अभी तो मैंने, अगर ऐसा देखा जाए तो मैंने 1 साल से, मैंने आपको डेट भी बताई कि 2 जुलाई 2020 को मैंने शुरू किया था, तो 1.5 साल हुआ मतलब। और सर मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी, मेरे भाभी, वो सब सपोर्टिव है। और मतलब उसमें से भी मुझे अच्छी बात वो लगी सर, मेरा आरआरबी पीओ नहीं निकला था ना, मतलब बहुत उसमें ज्यादा मेहनत कर दी थी, वो नहीं निकला। और आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क वो दोनों 5 दिन के गैप में था। और मेरा सेंटर सर मेरे घर से 280 किलोमीटर जितना दूर था। और वो ट्रैवलिंग की वजह से है ना, मुझे मतलब फीवर आ गया था एसबीआई क्लर्क की एग्जाम में भी। मैं अपना मतलब 100% उसमें भी नहीं दे पाया, वरना अभी मतलब मेरा इंटरव्यू आपने पहले भी ले लिया होता। ऐसा काश होता, पर कोई बात नहीं सर, वो नहीं हुआ तो ये निकल गया। पर एक बात तो है सर, उसमें मतलब फैमिली का एक सपोर्ट रहता है, और मतलब उनको भी लगता है कि निकाल लेगा बंदा, निकाल लेगा। मेरे पापा ने भी मुझे मतलब जब मेरा आरआरबी पीओ में मैंने फेलियर फेस किया तो मैं तो रो पड़ा था कि 4 मार्क्स से मैं रह गया। तब मुझे वो सब गलती भी दिखी कि मैंने हिंदी ऑफ की, अगर इंग्लिश करता तो हो जाता। तो पापा ने तभी बोला कि अभी थोड़ी ना उम्र हुई है, और मेहनत करो, और ज्यादा मेहनत करो, आरआरबी में नहीं तो एसबीआई चलिए, या फिर तो आप आईबीपीएस में जब करो। बता रहे हैं कि आपका नहीं सेलेक्ट हुआ तो आप रोए भी, आपने हाँ अपने सर। आप को कैसे फिर संभाला? घर वालों ने तो ठीक है कह दिया आपको, लेकिन एक अपना भी गिल्टी कॉन्शियस होता है कि भाई अपने को ऐसा लगता है, तो वो जो फेस था आपने अपने आप को कैसे संभाला? वो सर मैंने मतलब आपने क्या सोचा? अब जो हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो अब उसको याद करके बाकी अभी प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत हमारी एफिशिएंसी कम करे, उससे बेटर है उसे भूल जाओ। जो हुआ हो गया, आगे वाले पे डट के और ज्यादा मेहनत करो। बस मैंने सर यही चीज को ओके। सोचा और इम्प्लीमेंट किया। ओके दीप, बहुत बढ़िया लगा ये जान करके। तो मैं आप सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि दीप को भी मैं सारे बच्चों की तरह पढ़ा रहा था, तो दीप के अंदर एक ख़ास बात थी जो दीप को भी मैंने कभी ऐसा बोला नहीं। जनरली मैं जितने बच्चों को पढ़ाता हूँ मेरी एक ख़ास बात ये भी होती है कि उनके जो मतलब उनकी तारीफ़ मैं उनके सामने नहीं करता हूँ, क्योंकि उस अगर आप ऐसा करते हो तो फिर बच्चे कहीं हवा में उड़ने लग जाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। तो दीप को मैंने पाया वन ऑफ द पॉजिटिव पर्सन्स जो कि पढ़ रहे थे, क्योंकि दीप जैसा अभी तो बता रहे हैं कि ये रोए और वो सारी चीज़ें मेरे को पता नहीं थी। तो दीप
को कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट होते हुए मैंने नहीं देखा कि भाई, क्योंकि दीप के सामने मुश्किलें बहुत थी। इनका पीजी का जो कोर्सेज थे वो शुरू हो गए थे, ऑनलाइन क्लास जब इनकी चलती थी शाम को, उसी समय हमारी भी क्लास हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा क्लैश होता था। तो कभी ये एक तो हार नहीं माने कि अब यार कैसे प्रिपेयर करेंगे, दोनों चीज़ें कैसे मैनेज करेंगे। उनका रेगुलर पीजी था, असाइनमेंट्स होते थे, एग्ज़ाम सारे दिए, और ज़्यादातर इनके जो पीजी के एग्ज़ाम होते थे इनके बैंक के एग्ज़ाम के साथ ही वो मिले रहते थे। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलते थे, लेकिन कभी ऐसा फ्रस्ट्रेट से नहीं हुए कि अभी क्या करें, अब छोड़ देते हैं या एक ही काम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो बहुत पॉजिटिव इंसान ये दीप हैं, तो उसका इनको फ़ायदा भी मिला कि असफलताएं तो सभी के हिस्से में आती ही आती हैं, लेकिन वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसे कैसे डील कर रहा है। अगर वो हार मान के बैठ जाए तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता, खुद ही हार मान लिए। इन्होंने हार नहीं मानी तो आज देखिए सेलेक्ट हैं, और उम्मीद करता हूँ कि मैं इनका SBI का भी इंटरव्यू लूँगा। और एक और ख़ास बात है दीप की कि जब हम क्लासेस किया करते थे तो कई बार होता है क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत हो जाते हैं, और दीप की खास बात ये होती थी कि जब भी क्वेश्चन के ऑप्शन गलत होते थे तो दीप उस पर सबसे पहले टिक और सबसे पहले आंसर दीप का वही रहता था। और जब ऐसा हुआ है कुछ बार, और उसके बाद फिर दीप उसके लिए ही फेमस हो गया। जब भी दीप का आंसर सही होता था तो सब मान ही लेते थे कि अच्छा क्वेश्चन का ये आंसर तो गलत ही होगा क्योंकि दीप का सही है। तो इसलिए भी दीप काफ़ी फेमस थे अपने ग्रुप में। खैर दीप, ये तो खैर बताने वाली ऐसी बातें हैं। तो दीप, जो बच्चे अभी नए नए तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी उनको थोड़ा सफलता नहीं मिल पा रही है, असफलताएं मिल रही हैं, एक दो एग्ज़ाम देने के बाद भी कई बार डीमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहोगे? एक तो सर यही सलाह है कि आप सीखो ऐसा कि आप सिखा सको दूसरों को, और ऐसा मतलब एकदम डीप कॉन्सेप्ट सीख लो कि एग्जामिनर कुछ भी घुमा के दे तो हमें आ जाना ही चाहिए। मतलब तब वो कोई भी मतलब हो कि मतलब सबसे पहला काम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपकी प्रॉपर होनी कॉन्सेप्ट चाहिए, बिल्डिंग एकदम प्रॉपर सर। क्योंकि वो अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर आप आगे फिर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन फिर टहलते ही रहोगे। हाँ सर। और कुछ सलाह देना चाहोगे आप? और सर जो कैलकुलेशन है, मतलब क्वांट में जो कैलकुलेशन आती है, सिंप्लीफिकेशन, और वो सर आपने मतलब जो स्पेशल क्लास होती थी और यूट्यूब सेशन होते हैं उसमें भी आपने बताया कि जितना आप पेन को घिसोगे उतना टाइम लगेगा, जितना ओरली करोगे वो आपका बेनिफिट है। तो कैलकुलेशन ज्यादातर जितनी भी हो सके वो ओरली कीजिए। और जो मतलब वो जो ट्रिक्स होती है, अगर मैं बताऊँ आपको 35 इंटू 12 करना है तो 35 को 70 कर दे और 12 को 6 कर दे, ऐसा ये मतलब जो टेक्निक होती है, ऐसी ट्रिक होती है, वो भी आपको आनी चाहिए। ये ज्यादा मतलब हेल्पफुल रहती है। ओके, चलिए, ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। अच्छा, जो बच्चे ऐसे रहते हैं, कई बार मैंने आशीष के इंटरव्यू में भी पूछा था कि कई बार जब बच्चे आते हैं उनको एक तो ये अंदाज़ा नहीं हो पाता है कि कंपटीशन का लेवल कितना हाई है, और वो ग्रेजुएट होकर के आते हैं, और कई बार इस बात से वो रहते हैं कि वो अपना 100% दे रहे हैं, वो 80% क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तब नहीं होता है, जब सिलेक्शन है उनकी उम्मीदें टूटती हैं तो काफ़ी ज़्यादा वो दुखी होते हैं। तो जब बच्चे ऐसा सिलेक्शन मतलब जब तैयारी करना शुरू करते हैं तो उनके सामने ये जो दिक्कत आती है वो इस चीज़ से कैसे निपटें कि वो पहले से माइंडसेट अपना कैसे बना कर रखें? माइंडसेट में तो सर अभी देखो, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो मुझे मेरा मतलब मेरे पापा भी अब रिटायर हो चुके हैं। मेरे पापा भी एक एनजीओ में जॉब करते थे। मेरा भाई भी मतलब गवर्नमेंट गुजरात गवर्नमेंट की एक जॉब कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी विभाग में। मतलब एक तो आपके पास मतलब एक रीजन होना चाहिए कि आपको क्यों नौकरी चाहिए। अच्छा, इसी को मैं यहाँ पे रोकता हूँ कि ऐसा डिमोटिवेशन तो फील होता ही होता है सबके साथ, कभी जैसे आप लगातार पढ़ रहे हो कहीं ऐसा होता है। तो कई बच्चे ऐसा, मैं यूट्यूब सेशन वगैरह भी लेता हूँ तो उसमें कहते हैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाइए सर, ऐसा मोटिवेट कर दीजिए या एक मोटिवेशन। तो आपको ऐसा जब फील होता था तो आप कौन सी मोटिवेशनल वीडियो देखते थे? सर मैं वीडियो नहीं देखता था, मैंने एक है ना मतलब मेरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ था, उसमें ऐसे गाने भरे थे ना कि 2-3 गाने सुनो तो अंदर से आवाज ही आ जाती है कि भाई अच्छा बुक लो और पढ़ डालो। बस ऐसे ही सर, जब ऐसा मतलब लगता आप था। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान हैं, अपने आप को मोटिवेट करते रहते थे खुद ही, किसी की ज़रूरत नहीं थी। ओके, बहुत बढ़िया लगा दीप आपसे बात करके, और आपने बहुत बढ़िया इनपुट भी दिया।
और जो उम्मीद करता हूँ कि बच्चों को बहुत काम आएंगे। अगर मैं इंटरव्यू को ब्रीफ करूँ, दीप की जो ये जर्नी रही, अभी तो कह सकते हैं एक जॉब मिली है, कोई अंत तो है नहीं, शुरुआत ही है। क्योंकि 1-1.5 साल का समय इन्होंने लिया और उसमें इन्होंने कई सारे मेंस भी निकाले, लेकिन अब कुछ थोड़ी बहुत गलतियां से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तो सिलेक्टेड है। तो एक बात तो ये आप समझ पाए होगे कि आपको अपना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देना चाहिए शुरुआत में। जल्दी सीखने के चक्कर में आप शॉर्टकट सीख के अगर बैठोगे तो वो काम नहीं आता है। मेंस एग्ज़ाम तो आप भूल ही जाओ, प्रीलिम्स वगैरह तो निकाल सकते हो थोड़ा बहुत, मेंस में आप क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे तो आप करोगे क्या। दूसरी चीज़ कि जब आप पढ़ने बैठे हो तो आप ऑप्शंस के साथ मत चलो कि 1 महीना पढ़ लिया, 2 महीना कुछ और कर लिया, फिर 3 महीना पढ़ लिया, नोटिफिकेशन आया तब सीरियस हुए। फिर आप पहले 6-7 महीने बैठ करके अच्छे से पढ़ डालो, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया हो जाए, फिर आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, कंसिस्टेंट रहिए। कुल मिला के बात यह है, कंसिस्टेंसी जो होगी वो रोल प्ले करेगी। और जीवन में चुनौतियाँ आती रहेंगी। दीप के सामने भी ऐसे बहुत सारी चुनौतियाँ थी। इनको पीजी भी करना था, उसका एग्ज़ाम भी देना था, इन्होंने पास भी किया। मतलब ऐसा नहीं कि इन्हें पीजी का एग्ज़ाम दे रहे तो पास नहीं करें, पास किया। ये अब फाइनल इनका पीजी का एग्ज़ाम और बैंक का एग्ज़ाम ऐसा मेल खा रहा है कि अभी एकदम कोलेप्स ही होता था, मतलब हाँ, पहले अभी भी ये हाल एसबीआई है का कि जब एग्जाम इनकी ना। ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग की डेट है तो इनके पीजी का एग्ज़ाम की भी ऐसे ही डेट है। अभी कुछ दिन पहले हमसे बात हुई कि क्या करना चाहिए। खैर वो मामला तो इन्होंने सेटल कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी से बात वगैरह करके और बैंक से बात करके। तो परेशानियाँ और चुनौतियाँ आप अगर जानते नहीं हो किसी को तो आपको सामने से ऐसा ही लगता है कि किसी के सामने है नहीं, केवल आपके पास ही है, लेकिन सबके सामने होती हैं। डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे डील करते हो और उनसे आप कैसे आगे निकलते हो। तो अगर आप परेशानियों से घबरा गए फिर तो आप आगे नहीं जा सकते, क्योंकि वो अभी जैसे आप जॉब भी कर लिए, जैसे दीप जॉब कर लिए, तो अब ऐसा नहीं है कि इनके सामने कोई जीवन में परेशानियाँ नहीं आएंगी। जॉब से रिलेटेड भी बहुत सारी परेशानियाँ हो सकती हैं। हो सकता है एसबीआई पीओ बनने जा रहे हो, फिर टाइम ना मिल पाए, उतना दे ना पाएँ। लेकिन अगर ये इस बात को सोचेंगे तब आगे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर ये ठान रखें कि अच्छा एसबीआई पीओ मेरे को निकालना है, तो परेशानियों को तो सेट असाइड करेंगे ही और अपनी मेहनत पे भी ध्यान देंगे। तो ये सब थी। दीप काफ़ी अच्छा आपने लोगों को गाइड भी किया और आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में, तो बताने के लिए धन्यवाद। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जो तो आप दीप से पूछना चाहें तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दीप को टाइम मिलेगा तो वो आपको आंसर करेंगे, क्योंकि आपके सवाल दीप से ही होंगे, तो आप पूछ सकते हैं दीप से। अच्छा, चलते चलते दीप आप कुछ कहना चाहेंगे? सर अभी तो देखो, अभी तो ये एक सिलेक्शन हो गया ना, अब सोच रहा हूँ कि दूसरी एग्जाम का सोचूं, मतलब बैंक एग्जाम ही, एसबीआई पीओ और मतलब बड़ी एग्जाम का, ये बड़े तो एग्ज़ाम को। मतलब आरआरबी क्लर्क, मतलब क्योंकि जो अब इजी वाला आपको हो, थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड है कि आपके पास हाँ अब एक नौकरी है और एक अब नौकरी आप फिक्स है। की एक सिक्योरिटी टाइप की है। तो अब सेल्फ आप अपने पैरों पे खड़े भी हैं, आपको किसी के हाँ सामने ऐसा बोलना भी नहीं है कि आपको कहीं फ़ी जमा करनी है तो किसी से लेना पड़ेगा। अब आप खुद ही हाँ मैनेज कर सकते हैं। तो नाउ यू कैन थिंक ऑफ एनी अदर एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी एंड स्टेट पीएससीज। तो अब आपको थोड़ा पीस ऑफ माइंड है। हाँ सर, अभी तो ये मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ या एक दिन तो में ही दीप कैसे किस्मत बदल जाती है कि आप 31 जैसे जैसे आशीष को भी कहा था, उससे पहले आप नॉर्मल ही थे हाँ सबके लिए, और एक दिन में ही आप जो है अभी सबके खास बन गए होंगे कि अच्छा वो दीप बड़ा हाँ मेहनत करने वाला बच्चा है। बहुत सारे लोगों के बधाई संदेश भी आपको आ रहे होंगे अभी भी, हाँ सर, है ना। मतलब सर वो एक दिन लाने के लिए तो हम इतनी मेहनत करते हैं ना। एक दिन के लिए इतनी मेहनत होती है ना। चलो, हाँ बहुत अच्छा लगा दीप आपसे बात करके। तो आपके मन में अगर कोई सवाल हो, जैसा मैंने कहा, तो आप दीप से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं इस वीडियो में कमेंट करके। दीप उसका आंसर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर आप भी चाहते हैं कि ये जैसा हम इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये कोई आखिरी इंटरव्यू नहीं है, इसके बाद अभी और भी इंटरव्यूज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा, इन सभी बच्चों में आप एक चीज़ बहुत कॉमन सी पा रहे होंगे मेरे अलावा, वो ये कि इन सब में कंसिस्टेंसी बहुत थी। और ये सब किसी नोटिफिकेशन के इंतज़ार में नहीं थे, ये पढ़े जा रहे थे। अभी नोटिफिकेशन आया तो अच्छी है बात है, नहीं डिले हो रहा है तब भी उस पढ़ाई नहीं रोक रहे हैं। और कंसिस्टेंट जब ये थे, एक भी दिन क्लास नहीं मिस कर रहे, सारी क्लासेस कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेशंस में लगे हुए हैं, तो उसका रिज़ल्ट इनको जल्दी मिला। 1 साल 1.5 साल में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया। 1 साल 1.5 साल में सिलेक्शन ले लिया, अब आगे और लेंगे, लेकिन इनके पास एक जॉब मिल गई, एक पीस ऑफ माइंड हो गया, अब अपने पैरों पे खड़े हैं।
तो ये अगर आप भी ट्राई करें कि कंसिस्टेंट रहें, एक गोल बना लें कि भाई अब आपके पास कोई समय तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ और करना है या फिर आप कुछ और भी काम करें। कई सारे बच्चों का बहाना भी होता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो ये सब भी पार्ट टाइम वर्किंग है, कोई कोई अपनी जॉब कर रहा है तो कोई पढ़ाई कर रहा है, वो सब साथ में रखते हुए ही क्लियर किया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, बस आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए, वो जुनून होना चाहिए, तो आप भी कर सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू मैं अगले एग्ज़ाम में करूं, और मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग भी यहाँ पे इंटरव्यू में आएंगे। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आप सभी लोगों का इस इंटरव्यू को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टडी स्मार्ट से आप जुड़े रहिए। बाकी हमारी ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया तो कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे फ्री मटेरियल्स आपको उपलब्ध हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब वाली क्लास होती है शाम को से 7 बजे, उसमें आइए, बढ़िया क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और आपको भी अगला जो ऑफिसर क्लर्क जो भी आपका ख्वाब है बनाते हैं। सभी लोगों को बाय।